नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है चतुरी चमार। जी, और हमारे पास इसके कुछ अंश हैं। हाँ, और इन अंशों के जरिए हम कोशिश करेंगे चतुरी के किरदार को, उसके हुनर को और उसके अंदर जो एक छिपा हुआ ज्ञान था उसको समझने की। बिल्कुल। और साथ ही उस समय का जो समाज था, 20वीं सदी की शुरुआत का उत्तर भारत का गांव गढ़कला गांव का जिक्र है इसमें। हाँ, उन्नाव जिले का। जी, वहाँ का सामाजिक ताना बाना कैसा था, जाति की क्या सच्चाई थी, ये सब इन अंशों से पता चलता है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है चतुरी चमार, और कथावाचक जो कहानी सुना रहे हैं उनका चतुरी से एक गांव वाला रिश्ता है। हाँ, रिश्ते में चतुरी भतीजा लगता है, पर उम्र में कथावाचक के चाचा से बस जरा सा ही छोटा है। एक मजेदार बात है ये। और कथावाचक के मन में चतुरी के लिए काफी इज्जत है, खासतौर पे दो बातों के लिए। हाँ, एक तो उसके हाथ के बने जूते, कमाल के मजबूत। और दूसरा उसका संत साहित्य का ज्ञान, खासकर कबीर। कबीर के पद, उनके दोहे, इसकी उसे गहरी समझ थी। तो ये दो चीजें जैसे उसकी पहचान है। बिल्कुल। तो चलिए फिर इन्हीं अंशों में उतरते हैं और देखते हैं कि चतुरी की दुनिया कैसी थी, उसका हुनर, उसका ज्ञान, उसकी मुश्किलें, और निराला जी हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं उसके जरिए। जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चतुरी के काम की, उसके हुनर की। जूते बनाना। हाँ, वो अपने इलाके में मशहूर था इसके लिए। मतलब लोग कहते थे कि जूते बनवाने हैं तो चतुरी से ही। कथावाचक ने तो मजाक में यहां तक कहा है कि उसके जूते जैसे अपरिवर्तनवाद के प्रतीक हैं। हाँ, मतलब जो बदले ही नहीं, टस से मस ना हो। इतने मजबूत। और इसकी तुलना भी की है उन्होंने जी। बांदा के जूतों से। वो कहते हैं कि शायद चित्रकूट पास है तो राम जी की तपस्या का असर है कि वहां के जूते भारी बनते थे। क्या बात है। जबकि चतुरी के जूते, क्योंकि वो लखनऊ के नजदीक के इलाके का था, तो उनमें वो नवाबी नफासत, वो हल्कापन था। ये कितनी दिलचस्प बात है कि कारीगरी पर भी इलाके का असर दिखता है। बिल्कुल, क्षेत्रीय प्रभाव। और जूते इतने चलते थे। सोचिए, शिकारी, किसान, लड़के, यहां तक कि वो डाकिया, द्वारिका नाई, जो मीलों पैदल चलता था। हाँ, वो भी जल्दी घिसा नहीं पाता था। ये दिखाता है कि उसका काम कितना पक्का था, कितनी लगन थी उसमें। ये सिर्फ जूते बनाना नहीं था, ये उसकी कला थी, उसकी पहचान थी, उसका नाम जुड़ा था उसके काम से। सही कहा। लेकिन कहानी यहां और भी गहरी होती है ना। बिल्कुल, क्योंकि चतुरी सिर्फ एक कारीगर नहीं है, उसके अंदर और भी कुछ है। हाँ, कथावाचक को उसका एक दूसरा पहलू तब पता चलता है जब वो अपने दरवाजे पर एक भजन मंडली करवाते हैं, चरस वगैरह का इंतजाम करके। और उस रात तो कमाल ही हो जाता है। क्या होता है? चतुरी न सिर्फ कबीर, सूर, तुलसी, पलटूदास, इन सब के भजन गाता है, बल्कि वो जैसे उस पूरी मंडली का नेता बन जाता है, उस्ताद। अच्छा, तुरी का वो दावा याद है कि निर्गुण पद बड़े बड़े विद्वान नहीं समझते। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह दी उसने। इसने तो कथावाचक को भी, जो खुद को पढ़ा लिखा समझते होंगे, सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। एक तरह की चुनौती थी ये। बिल्कुल। और यहीं पर वो ज्ञान का विरोधाभास सामने आता है। चतुरी, जो शायद चिट्ठी लिखना भी नहीं जानता, वो कबीर की गूढ़ बातों को, निर्गुण पदों के अर्थ को समझ रहा है। और वो कहता है कि जो पढ़े लिखे संपादक हैं, वो शायद सिर्फ अक्षर पहचानते हैं, अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। तो निराला जी हैं साफ तौर पर वो किताबी ज्ञान और जो अनुभव से, परंपरा से ज्ञान मिलता है, उसका फर्क दिखा रहे हैं। जी हाँ, पोथी ज्ञान बनाम असल समझ। और मुझे खास तौर पे हैरानी हुई जब पता चला कि वो अलंकारिक पदों का अर्थ भी समझता था। मतलब वो घुमा फिरा कर कही गई बातें प्रतीक वाली। हाँ, वो समझना तो और भी मुश्किल होता है। ये उसकी असाधारण बुद्धि का प्रमाण है। और फिर अगली सुबह जो हुआ वो तो और भी कमाल था। हाँ, अगली सुबह चतुरी खुद पहुंच गया कथावाचक के पास। क्यों? क्योंकि रात में कथावाचक ने कहा था कि भाई सुबह समझाना इन पदों का अर्थ। और चतुरी एक अवैतनिक शिक्षक की तरह, मतलब बिना कोई फीस लिए, हाँ। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से कबीर की उल्टबासी समझाने लगा। उल्टबासी, जिनका मतलब सीधा नहीं होता, उल्टा या प्रतीकात्मक होता है। जी, उनको समझाना तो और भी कठिन है। और कथावाचक उसकी व्याख्या से इतने ज्यादा प्रभावित हुए हाँ। कि उनके मुंह से निकल गया, चतुरी, तुम पढ़े लिखे होते तो 500 की जगह पाते। इस एक वाक्य में कितना कुछ कह दिया। बिल्कुल, एक तरफ उसकी बुद्धि की तारीफ है, तो दूसरी तरफ उस समाज की सच्चाई पर चोट। जहां ज्ञान की कीमत पढ़ाई लिखाई और जाति से तय होती थी, असल समझ से नहीं। सही कहा।
शायद यही वजह रही होगी कि चतुरी ने फिर अपने बेटे को पढ़ाने का सोचा। हाँ, अर्जुन को। उसने उसे कथावाचक के पास भेजा और एक समझौता हुआ। जी, कि अर्जुन पढ़ेगा और बदले में वो कथावाचक के लिए बाजार से कुछ काम कर देगा, जैसे गोश्त लाना, आटा पिसवाना। हाँ, एक तरह की गुरु दक्षिणा का अमली रूप। शुरुआत तो अच्छी हुई। अर्जुन ने दादा दादी पढ़ना सीखा तो माँ बाप बहुत खुश हुए। खानदान में भी उसकी थोड़ी इज्जत बढ़ी। लेकिन फिर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। हाँ, जब कथावाचक का अपना बेटा गांव आता है। वो उम्र में अर्जुन से काफी छोटा था। और यहीं पर वो जाति व्यवस्था का वो घिनौना रूप सामने आ जाता है। बिल्कुल। कथावाचक का छोटा बेटा ब्राह्मण होने के घमंड में शायद उम्र में बड़े अर्जुन का मजाक उड़ाता है, सिर्फ इसलिए कि वो चमार जाति का है और उसके बोलने में गांव का लहजा है। गुण को गुड़, गणेश को गणेश। हाँ, वरण को बरन। इसी बात पर उसे बार बार टोकना, नीचा दिखाना, अपमानित करना। ये सब देखकर कथावाचक का मन कितना दुखी हुआ होगा। बहुत। वो देखते हैं ये सब और सोचते हैं चमार दबेंगे, ब्राह्मण दबाएंगे। उनके मन में आता है कि इस व्यवस्था की जड़ें काट देनी चाहिए, पर वो ये भी समझते हैं कि ये काम सहज साध्य नहीं, आसान नहीं है। ये दिखाता है कि जाति की पकड़ कितनी मजबूत थी। वो इंसानी रिश्तों पर, पढ़ने लिखने की इच्छा पर भी हावी थी। जी, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह जाती, ये पूरी सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब बन जाता है। और कथावाचक को अपने बेटे के बर्ताव में कौन सी सोच दिखती है? वही सोच जो गोरे लोग कालों के प्रति रखते थे। जैसे गोरे कालों को देखते हैं। ये तुलना बहुत गहरी है। हाँ, ये बताती है कि ऊंच नीच और दबाने की मानसिकता कैसे काम करती है, चाहे वो जाति हो या नस्ल। और नतीजा क्या हुआ इसका? नतीजा दुखद। लगातार अपमान से अर्जुन का हौसला टूट गया, उसकी पढ़ाई रुक गई। कथावाचक लिखते हैं, अब अर्जुन से विद्या का धनुष नहीं उछने का। कितनी पीड़ा है इन शब्दों में। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। एक बच्चे की पढ़ने की इच्छा को समाज ने कुचल दिया। ये साफ दिखाता है कि शिक्षा तक पहुंच सबके लिए बराबर क्यों नहीं थी। जातिगत भेदभाव कैसे प्रतिभाओं को रोक देता था। और चतुरी को सिर्फ ये सामाजिक अपमान ही नहीं झेलना पड़ता था, उसे सीधा सीधा आर्थिक शोषण भी सहना पड़ता था। हाँ, वो जमींदार के सिपाही वाली बात। हर साल मुफ्त में एक जोड़े जूते देने पड़ते थे। बिगाड़ थी ये। और उसका दुख देखिए, वो कथावाचक से क्या कहता है। वो कहता है कि जब मेरे बनाए जूते 2 साल चलते हैं तो हर साल नए जूते लेकर चमड़े की बर्बादी क्यों करना। उसकी बात में लाचारी भी है और एक तर्क भी। अपनी मेहनत की बर्बादी देखकर उसे दुख होता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर कथावाचक उसे एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। क्या सलाह देते हैं वो कहते हैं कि गांव के रिकॉर्ड देखो, वाजिबुल अर्ज देखो तो सही कि ये मुफ्त जूते देने के बाद उसमें लिखी भी है या नहीं। ये शायद चतुरी के लिए बिल्कुल नई बात होगी। हाँ, उसके मन में एक उम्मीद जगती है। वो पूछता भी है, अब्दुल अर्ज में दर्ज होगा क्यों काका? जैसे उसे पहली बार ख्याल आया हो कि शायद ये जबरदस्ती कानूनी ना हो। ये बहुत अहम मोड़ है। कथावाचक उसे सिस्टम के अंदर ही जवाब ढूंढने को कह रहे हैं। जी, ये दिखाता है कि जानकारी, चाहे वो कबीर के पद हो या कानूनी नियम, वो ताकत दे सकती है, आवाज उठाने का हौसला। फिर कहानी और आगे बढ़ती है। देश में आंदोलन का जिक्र आता है। हाँ, शायद स्वतंत्रता आंदोलन का समय है। किसान इस्तीफे दे रहे हैं, घड़ा कोला गांव भी इसमें शामिल होता है। लेकिन फिर जमींदार पलटवार करते हैं, किसानों पर मुकदमे दायर कर देते हैं। और चतुरी भी उसमें फंस जाता है। पहले तो गांव वाले साथ देते हैं, चंदा वगैरह करते हैं। हाँ, हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआती मुकदमों में हार होती है, लोगों के बैल, घर का सामान नीलाम होने लगता है, तो डर फैल जाता है। बिल्कुल। और फिर चतुरी और दूसरों के लिए दोबारा चंदा जमा नहीं होता। ये गांव की एकता की असलियत भी दिखाता है। जब तक सब ठीक है, सब साथ हैं, पर जैसे ही खतरा बढ़ता है, हाँ, निजी नुकसान का डर होता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे में चतुरी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। बहुत निराश होकर, दुबला होकर वो कथावाचक के पास आता है। लेकिन कथावाचक फिर उसे हिम्मत देते हैं, कुछ गवाह तैयार करवाते हैं। और चतुरी मुकदमा लड़ने का फैसला करता है। सोचिए, 10 कोस पैदल चलकर उन्नाव कचहरी जाना, पेशी भुगतना। ये हिम्मत की बात है। और अंत में उसे एक छोटी सी जीत मिलती है। क्या पता चलता है उसे? वो लौटकर बताता है, काका, जूता और पूरा वाली बात अब्दुल अर्ज में दर्ज नहीं है। यानी वो मुफ्त जूते देने की बाध्यता कानूनी नहीं थी। वो सिर्फ जमींदार के सिपाही की दादागिरी थी, जबरन वसूली। उसने रिकॉर्ड की जांच करके सिस्टम के ही एक दाव से इस शोषण को चुनौती दे दी। ये जीत भले ही छोटी लगे, पर उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ी होगी। बिल्कुल, ये उससे प्रतिरोध की, अपने हक के लिए लड़ने की एक निशानी है।
इस पूरी कहानी में कथावाचक की भूमिका पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए। वो भी काफी दिलचस्प है। हाँ, वो साफ तौर पर चतुरी और बाकी गांव वालों से सहानुभूति रखते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। जैसे अर्जुन को पढ़ाने की कोशिश की, मुकदमे में गवाह जुटाए। जी, और एक बार दारोगा से बड़ी होशियारी से बात करके गांव का झंडा भी बचाया था उन्होंने। हाँ, तो वो अपनी समझ और अपने सामाजिक रुतबे का इस्तेमाल करते हैं गांव वालों की मदद के लिए। लेकिन वो अपनी सीमाएं भी जानते हैं। उनके मन में इच्छा है कि जाति व्यवस्था खत्म हो, पर वो मानते हैं कि ये सहज साध्य नहीं। और जब आंदोलन के वक्त गांव वाले उनसे सुरक्षा मांगते हैं तो वो साफ कह देते हैं कि भाई मैं पुलिस तो हूं नहीं, और मुझ में मार खाकर चुप रहने वाला सब्र भी कम है। तो वो एक तरह से बाहरी पर्यवेक्षक ज्यादा लगते हैं, मदद करते हैं, पर व्यवस्था से सीधी टक्कर लेने में शायद खुद को अक्षम पाते हैं। और उनकी अपनी सामाजिक स्थिति, उनका ब्राह्मण होना, पढ़ा लिखा होना, ये भी उन्हें कहीं ना कहीं गांव के बाकी लोगों से अलग करता है। बिल्कुल। जैसे बाजार में लोग उन्हें अचरज से देखते हैं, उनके मांस खाने पर सवाल उठाते हैं। ये दिखाता है कि वो गांव के होके भी कुछ मायनों में गांव से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं हैं, या गांव उन्हें पूरी तरह अपना नहीं मानता। उनकी भूमिका काफी जटिल है, मददगार भी हैं, आलोचक भी हैं, पर पूरी तरह विद्रोही नहीं बन पाते। सही कहा। तो कुल मिलाकर चतुरी चमार के इन हिस्सों से एक ऐसे इंसान की तस्वीर सामने आती है जो अपनी जाति और गरीबी में जकड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसमें ज्ञान है, हुनर है और एक मानवीय गरिमा है। हाँ, चतुरी सिर्फ एक जाति का लेबल नहीं है, वो एक कलाकार है, वो संत साहित्य का जानकार है, वो एक पिता है जो बेटे को पढ़ाना चाहता है, और वो एक ऐसा इंसान है जो अपने तरीके से अन्याय का सामना भी करता है। हमने देखा कि कैसे उसके पास वो लोक ज्ञान है, वो समझ है, जो शायद किताबी विद्वानों के पास भी ना हो। और हमने ये भी महसूस किया कि वो कैसे दोहरे शोषण का शिकार है। एक तरफ जाति का अपमान जो उसके बेटे अर्जुन को झेलना पड़ा, और दूसरी तरफ सीधा आर्थिक शोषण, वो मुफ्त जूते वाली बात। जी। और ये भी देखा कि कैसे वो छोटे स्तर पर ही सही अपनी समझ और कथावाचक की थोड़ी मदद से प्रतिरोध भी करता है, आवाज उठाता है। और साथ ही उस समय की जाति व्यवस्था की क्रूरता और शिक्षा के मौकों में जो भयानक असमानता थी, उसका दर्द भी उभर कर आता है। बिल्कुल। अंत में चतुरी को ये पता चल जाता है कि जूते देने की बात रिकॉर्ड में नहीं है, ये एक छोटी सी जीत है। उसने सिस्टम के अंदर ही एक रास्ता निकाल लिया। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, और शायद निराला जी यही सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ गए हैं। क्या सवाल? कि क्या इस एक छोटी सी जीत से, सिस्टम में एक कमी ढूंढ लेने से पूरी व्यवस्था बदल जाती है? चतुरी का ये जो तरीका है अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक चुनौतियों जैसे कानूनी लड़ाई, इनसे जूझने का, ये हमें क्या सिखाता है? क्या व्यवस्था के अंदर एक खामी ढूंढ लेना व्यवस्था को बदलने के बराबर है, या ये बस उसमें किसी तरह टिके रहने, थोड़ी देर की राहत पाने जैसा है? ये सवाल तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और यही निराला जी की लेखनी की ताकत है, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।